नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सॉल्व पेपर 2021 अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स का जो पेपर है उसके दो पार्ट है। तो दो पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे पेपर 1 को। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, बट पहला पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने 3 बुक्स दिखाई हुई है। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट, फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर। ये जो प्रैक्टिस पेपर है हमने इस बुक से लिया है, इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको, और न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के लिए आप बाकी दोनों बुक्स भी रेफ़र कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1, और इसका पार्ट 1 दो पार्ट में है ये। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये क्या कहता है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 2 kg एंड 7 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट्स ऑफ 64 मीटर एंड 36 मीटर रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज। देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। इसका मास जो है वो 2 kg है और इसका मास जो है ये 7 kg है। और यहाँ पे इनको जो है 7 kg और इनको इस तरीके से ड्रॉप किया जाता है कि एक तो है जो 2 kg मास है वो 64 मीटर हाइट पे है, 64 मीटर, और एक जो सेकंड मास है वो 36 मीटर हाइट पे है, वो 36 मीटर है। तो अब हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज। इनको ड्रॉप किया जाता है, इसकी भी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और इसकी भी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो पहले तो मैं इसका टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। लेट अस से जो टाइम लगता है वो t1 है इसको ऊपर से नीचे पहुँचने में। तो हम इक्वेशन लगा देते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए दोनों जगह यही इक्वेशन लगेगी। तो पहली बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो है 64 और जो इनिशियल वेलोसिटी है 0, और हाफ एक्सेलरेशन जो है वो है g के बराबर। तो इसको मैं g पुट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ t1 स्क्वायर। यहाँ t भी आएगा बट वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 64 दैट इज इक्वल टू g/2 और मल्टीप्लाइड बाई t1 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसी तरीके से सेकंड जो इक्वेशन है वो जो इसकी आएगी वो आएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s की जगह 36 पुट कर देंगे, ut 0 हो जाएगा और हाफ मल्टीप्लाइड बाई g, और लेट अस से जो टाइम लगा वो लगा t2, तो t2 स्क्वायर आ जाएगा। इसमें जो टाइम लगा है वो t2 लगा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा g/2 और यहाँ पे आ जाएगा t2 स्क्वायर। यहाँ पे आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों का रेशो ले लेते हैं। दोनों का रेशो लेंगे तो 64 डिवाइडेड बाई 36 आएगा और दैट इज इक्वल टू हाफ GT1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ GT2 स्क्वायर। और दोनों का जब रेशो लेंगे तो ये t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर आ जाएगा। तो t1 बाई t2 की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा 8:6 सॉरी 2 से गया 32, 18 और 2 से गया, पर अब हमको अंडर रूट लेना है, सॉरी अंडर रूट जो लेना है t1 बाई t2 जो है ये अंडर रूट में आएगा 64 डिवाइडेड बाई 36 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 4:3 का रेशियो आएगा। तो जो ऑप्शन है वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आएगा यहाँ पे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बस आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना है। तो इस तरीके से t1 बाई t2 जो है 4:3 आता है। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए एक करंट, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, करंट I इज फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस r। एक कोयल है और जो कोयल है उसमें ये करंट फ्लो कर रहा है और जो रेडियस है उसकी वो r है। और व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोयल इज रिड्यूस टू हाफ। तो रेडियस जो है उसको अगर रिड्यूस कर दें हाफ पे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए पहले जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लीजिए ये B है, तो ये B आता है यहाँ से μ0I डिवाइडेड बाई 2r। ये तो है फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड जब रेडियस r है।
अब क्या होता है कि जब रेडियस चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा v2 और यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा r/2। रेडियस इज रिड्यूस टू हाफ, तो रेडियस जो है यहाँ पे जो है वो जो है हाफ तक रिड्यूस हो गई। तो इसको जब हम बात करेंगे तो ये आ गया v2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई 2r। तो ये जो है ट्वाइस टाइम्स ऑफ v1 है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे वो 2 गुना बढ़ जाएगा, तो इंक्रीजेस बाय 2 टाइम। देखिए 2 गुना बढ़ गया है जो है, इसमें ऑप्शन ये भी है डिक्रीजेस, बट 2 गुना बढ़ गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट। देखिए इस लॉजिक गेट को पहचानना है कौन सा लॉजिक गेट है। तो स्पेशल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये जो जिस तरीके का यहाँ पे डायग्राम है उसमें एक होता है और गेट। ये और गेट जो होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, और गेट में क्या होता है कि या तो ये सिग्नल 1 हो या ये सिग्नल 1 हो, तो आउटपुट जो है वो हमेशा 1 मिलेगा। दोनों में से दिस और दिस, कोई भी सिग्नल अगर इनपुट उसमें पॉजिटिव है तो ये आउटपुट भी पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, अब ये जो हल्का सा यहाँ पे दिक्कत है वो क्या है कि ये गोला और दिखा रखा है, यहाँ पे ये सर्कुलर शेप और दिखा रखी है। तो ये जो पार्ट जो मैंने बताया है ये तो और गेट का है, और ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है जब इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, एक गोला यहाँ पे आ जाता है तो ये हो जाता है नॉर गेट। ये और गेट का बिल्कुल उल्टा होता है, जैसा मैंने अभी भी कहा था कि अगर यहाँ पे 1 या 1 होगा तो यहाँ 0 मिलेगा, बट इस केस में उल्टा मिलेगा। यहाँ अगर 1 या यहाँ अगर 1 या दोनों पे अगर 1 होगा तो यहाँ 0 मिलेगा, तो आउटपुट जो सिग्नल है वो 0 मिलेगा इस केस में। तो ये नॉर गेट है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये जो सर्किट जो दिया हुआ है वो नॉर गेट है, NOR गेट। क्योंकि जहाँ भी आपको अगर याद आए, जैसे मान लीजिए एंड की अगर हम बात करें तो एंड गेट जो होता है वो इस तरीके से दिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है अगर इसके आगे एक गोला लगा हुआ है। तो ये जैसे ये एंड था तो ये नैंड हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने और गेट को उठा के आगे गोला लगा दिया तो नॉर गेट हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नॉट ट्रू। देखिए नॉट ट्रू, हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू नहीं है। तो मैं हल्का सा आपको आइडिया देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि ये मान लीजिए इस तरीके से वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, EBC। अब यहाँ से क्या होता है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और वैक्यूम में जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल करती है वो उसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अभी भी जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, अब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो है EM वेव्स नीड नो मीडियम टू ट्रेवल। ये भी करेक्ट है। जैसे मान लीजिए सन से जो रेज आ रही है, जो सन से रेज आ रही है वो जब अर्थ पे पहुंचती है तो देखिए अर्थ का एटमॉस्फेयर तो यहीं तक है, उसके बाहर तो वैक्यूम है। तो सन से जो रेज आती है, ये लाइट रेज जो आती है या अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये वैक्यूम के थ्रू, देखिए यहाँ वैक्यूम है, वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करते हुए हमारे एटमॉस्फेयर में आके इस तरीके से हमारी आइज़ में पहुँचती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वैक्यूम में से भी ट्रेवल कर सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज़ नॉट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है।
क्योंकि यहाँ जब वैक्यूम में ये ट्रेवल करती है तो इसकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब किसी और मीडियम में जाती है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, बट यहाँ जो पार्ट है वो ये इनकरेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वैक्यूम में जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। द एनर्जी ऑफ EM वेव डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। देखिए अलग अलग तरीके की वेव होती है, जैसे मैं अगर कहूँ अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, एक्सरे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इनकी एनर्जी किस तरीके से दी जाती है, तो इनकी एनर्जी को लिखा जाता है E। यहाँ पे होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है और ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एनर्जी जो है EM वेव्स की ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पे। ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। तो ये तीन स्टेटमेंट जो है A, B और D ये तो करेक्ट है, और ये इनकरेक्ट है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है या नॉट ट्रू है, तो वो ये करेक्ट आंसर है इसका। C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया एनक्लोज बाई कंप्लीट हिस्टेरेसिस लूप ऑन BH कर्व ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिनोट। देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, वो जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर देखा जाए तो इस तरीके का BH कर्व बनता है। तो इस तरीके का BH कर्व बनता है, और ये जो एरिया होता है, इस कर्व का जो एरिया होता है, ये कर्व का एरिया बताता है कि कितना लॉस ऑफ एनर्जी है। ये लॉस ऑफ एनर्जी बताता है। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो जो हार्ड आयरन है, तो हार्ड आयरन का मैं आपको बताता हूँ ऐसा कर्व होता है, और जो सॉफ्ट आयरन है उसका कर्व जो होता है ये बिल्कुल पतला सा होता है, उसमें जो हिस्टेरेसिस लूप है वो कम होता है। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको देखते हैं। द एनर्जी डिसिपेटेड इन टेकिंग द स्पेसिफिक मटेरियल ड्यूरिंग ईच कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे मैंने अभी बताया था, ये जो A ऑप्शन है ये इसको करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है कि BH कर्व का जो एरिया है वो एनर्जी डिसिपेटेड बता रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A। और यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन हार्ड आयरन का मैंने बताया आपको कि किस तरीके से होता है, तो ये जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है A। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आगे चलते हैं। इफ़ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स A एंड B ऑफ रेडियस A एंड B रेस्पेक्टिवली आर एट सेम पोटेंशियल देन द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन A एंड B इज। अब यहाँ पे बात करते हैं दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं। एक जो स्फीयर है ये A है और इसका जो रेडियस है ये A है, और एक जो स्फीयर है इसका रेडियस B है और ये B वो कंडक्टर है। तो सेम पोटेंशियल पे है। मान लीजिए इस पे चार्ज QA है, इस पे चार्ज QB है, बट मेन बात क्या है कि इसका जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, चार्ज स्फीयर है। अब कंडक्टिंग है तो ऑब्वियस सी बात है सारा चार्ज सरफेस पे होगा, और ये कंडक्टिंग में जब चार्ज सरफेस पे होगा तो हम यहाँ पे कहते हैं कि पोटेंशियल जो होगा सरफेस पे वो किस तरीके से दिया जाएगा। तो देखिए जो पोटेंशियल होगा फर्स्ट केस में जो A स्फीयर है उसमें आएगा K QA डिवाइडेड बाई RA,
आर ए जो है वो ए के बराबर है यहाँ पे। और उसी तरीके से पोटेंशियल जो सेकंड स्फीयर पे है वो है के क्यू बी डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ से दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आ गया v बाई वी, यहाँ पे आ गया के क्यू ए डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे आ गया के क्यू बी डिवाइडेड बाई बी। तो दोनों का रेशो लेते हैं, तो ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू बी, और ये आ गया यहाँ से b डिवाइडेड बाई ए। तो क्यू ए बाई क्यू बी की अगर बात करेंगे तो क्यू ए बाई क्यू बी जो है यहाँ से अगर बात करेंगे क्यू ए बाई क्यू बी क्या है, तो वो है a डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्यू ए बाई क्यू बी है वो आया है a:b। तो ये जो रेशियो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो चार्ज का रेशियो है वो a:b होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पोटेंशियल देखिए खुद दे रखा है क्वेश्चन में कि सेम है, तो सेम है तो यहाँ पे इस तरीके का रेशियो आएगा। अब आगे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए, इन आइसोबारिक प्रोसेस द डैश इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहता है आइसोबारिक प्रोसेस में? तो आइसोबारिक प्रोसेस जो है इसको समझते हैं क्या होता है। आइसो मतलब होता है सेम, ये सेम है, और बार जो होता है ये प्रेशर की यूनिट है। बार जो होता है ये प्रेशर की यूनिट है, यानी कि सेम प्रेशर वाली प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? जिसमें जो है प्रेशर सेम रहता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, क्या हमको ये पूछा हुआ कि क्या कांस्टेंट रहता है आइसोबारिक प्रोसेस में, तो ये रहता है प्रेशर। देखिए, वॉल्यूम जिसमें कांस्टेंट रहता है वो होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये आइसोकोरिक प्रोसेस बोला जाता है इसको, आइसोकोरिक। और जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको बोला जाता है आइसोथर्मल। तो ये तो गलत आंसर हो गए, और मास भी गलत आंसर हो गया। आइसोबारिक प्रोसेस जो होता है ये जो सही आंसर है वो है सी, प्रेशर। आगे चलते हैं अब थोड़ा सा। देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है। वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखिए, एक वायर है और जो इस वायर की लेंथ है, ये वायर की लेंथ है 3 मीटर। और यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी इंटेंसिटी है 4.5 और वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आ गया वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी v से, यानी कि जो वेलोसिटी v है 50 मीटर पर सेकंड, उससे इसको ले जाया जाता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? तो देखिए, मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन बनाता हूँ। E = VBL। V इज द वेलोसिटी, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ। V वेलोसिटी होती है, B मैग्नेटिक फील्ड होता है, L लेंथ होती है। तो ये ईएमएफ इंड्यूस जो होता है ये E होता है। तो V जो वेलोसिटी है ये तो है 50, और जो B है मैग्नेटिक फील्ड वो है 4.5, और जो लेंथ है यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये है 3 मीटर। तो इसको सॉल्व करना है बस, नथिंग एल्स। 50 × 45 × 3 और डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से आ जाता है 5 × 3 15 मल्टीप्लाइड बाई 45। तो 15 5 जा 75, यहाँ से आ जाता है 67, तो 675। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से 675 वोल्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर आता है। तो ये जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बस कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। E = VBL। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द डायमेंशनल फार्मूला M1 L-1 T-2। तो देखिए, फोर्स यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, और फोर्स की डायमेंशन होती है M1 L1 T-2। वर्क की डायमेंशन जो होती है ये होती है M1 L2 T-2, और जो विस्कोसिटी है इसकी डायमेंशन होती है M1 L-1 T-1,
और जो प्रेशर है देखिए ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो हम इसके डायमेंशन निकालते हैं, ये है m1 L1 T-2, ये जो एरिया है दैट इज़ L2, तो यहाँ से आएगा m1 L-1 T-2। तो क्वेश्चन में भी हमको ये दे रखा है क्या डायमेंशन है, तो ये जो करेक्ट आंसर है ये है प्रेशर। तो प्रेशर जो है इसकी डायमेंशन जो है ये m1 L-1 T-2 है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैंक फिल्ड पार्शियली विथ ए लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द टैंक। एक यहाँ पे एक ये टैंक है और इसमें वाटर भरा हुआ है और इसको हॉरिजॉन्टली लेके जाते हैं, तो इस वाटर की सरफेस के साथ क्या होगा। देखिए वाटर की जो सरफेस है ना ये इस तरीके से हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ये आगे की तरफ है तो लिक्विड पीछे की तरफ चले जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे द लिक्विड सरफेस फास्ट डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड राइजेज अप टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द टैंक। तो देखिए जो लिक्विड की जो ये सरफेस है ये बैक साइड में तो अप हो जाएगी और इस साइड में डाउन हो जाएगी। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और बी ऑप्शन जो है ये इस तरीके से नहीं होगा कि द लिक्विड सरफेस फास्ट डाउन ओनली एट द सेंटर ऑफ द टैंक, ऐसा नहीं होगा, ऐसी सरफेस नहीं बनेगी। ये सरफेस कब बनती है, जब आप इसको घुमा रहे हो। जैसे मान लीजिए एक लिक्विड आपने भर रखा है और इसको आप इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो तो इससे सरफेस बनती है। जो सिंपल एक्सीलरेशन होता है उसमें ये केस बनता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैं सी भी बता देता हूँ। द सरफेस ऑफ लिक्विड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। तो सरफेस ऑफ लिक्विड जब हॉरिजॉन्टल रहती है वो कब रहती है, किस केस में रहती है, तो जब ना एक्सेलरेशन हो ना रोटेशन हो, बिल्कुल स्टेशनरी लिक्विड है, कहीं पे भी मोशन नहीं हो रहा है, टैंक में फिल्ड रहता है तो उसका लेवल जो है वो सेम रहता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10th क्वेश्चन का वो ए है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन ए डोर इज 18 न्यूटन मीटर and a force of 4.5 Newton is applied perpendicular to the plane of the door of a boy by a boy, then the distance of handle from the pivot is। तो देखिए यहाँ पे एक डोर है और डोर का यहाँ पे हैंडल है और हैंडल के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है और जो टॉर्क लग रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है टॉर्क। तो टॉर्क जो लग रहा है, टॉर्क वो लग रहा है 18 न्यूटन मीटर और ये होता है R इंटू एफ। तो यहाँ पे 4.5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है। तो कितनी डिस्टेंस है, तो 4.5 से मैं R तो मैं इस तरीके से पुट कर देता हूँ, फोर्स को मैं पुट कर देता हूँ 4.5। तो जो R है ये निकल के आ जाता है 4 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं करेक्ट ऑप्शन देखूँ तो 4 मीटर जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है। देखिए इसमें एक्चुअल फार्मूला मेरे को लिखना चाहिए RF साइन थीटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल फार्मूला तो यही होता है, बट हुआ क्या है यहाँ पे कि ये जो थीटा है ये R और F के बीच में एंगल होता है। ये देखिए ये परपेंडिकुलर अप्लाइड है, मतलब R तो इस तरफ है और फोर्स मैंने इस तरफ अप्लाई किया है, तो दोनों R की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो 90 है। तो इसलिए यहाँ पे इसको मैंने सीधा सीधा RF कर दिया, अदरवाइज एंगल होता तो मेरे को ये इक्वेशन लेनी पड़ती, RF साइन थीटा में थीटा को पुट करना पड़ता। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमने किया, इसका आंसर डी है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन। इफ 3 सिमिलर चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेज F12 to 23 where F1, 2, 2, 3 are the forces respectively on the charges placed at point A and B। देखिए सिमिलर चार्जेस है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये मान लीजिए ABC है, तो ये A है, ये B है और ये C है यहाँ पे पॉइंट, और इसको मैं ले लेता हूँ 1, ये है 2 और ये है 3। सिमिलर चार्जेस हैं, सारे प्लस चार्जेस हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से फोर्स लगेगा। जैसे सेकंड है यहाँ पे, तो सेकंड पे फर्स्ट जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा और C जो B पे फोर्स लगाएगा या थर्ड जो सेकंड पे फोर्स लगाएगा वो इधर की तरफ लगाएगा। ये एंगल 60 था तो ये एंगल भी 60 है। और मान लीजिए ये F फोर्स लगा रहा है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो सेम फोर्स लगाएंगे, तो F इस तरीके से फोर्स लगा रहा है। तो लेट अस से
दो फोर्स लग रहे हैं एफ और एफ के, तो इनके बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा ये आएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई एफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60। तो यहाँ से जो एफ आर आएगा यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई एफ। ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा फर्स्ट पे, सेकंड पे। उसी तरीके से जब हम 1 की बात करेंगे, 1 पे 2 जो लगा रहा है, ये 1 पे 2 जो लगा रहा है वो भी इधर लगा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, 3 भी 1 पे इस तरफ लगा रहा है, तो ये भी फोर्स एफ एफ आएगा और इसका भी जो रिजल्टेंट है, इसका भी जो एफ आर डैश है वो अंडर रूट 3f ही आएगा। तो अब अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो एफ आर जो है वो एफ आर डैश के बराबर है, तो यहाँ से एफ आर डिवाइडेड बाई एफ आर डैश जो है दैट इज़ द रेशियो 1:1। तो ये 1:1 का रेशियो है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। और सिंपल सा क्वेश्चन है बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो चेंज हो सकता था अगर मान लीजिए ये सिमिलर चार्जेस नहीं होते तो। जैसे मान लीजिए ये प्लस होता और ये नेगेटिव होता तो हमको और दिक्कत आती उसको क्वेश्चन को करने में। बट यहाँ पे तीनों चार्जेस प्लस है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा 1:1 का रेशियो निकल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे अभी पार्ट 1 में। तो ये क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन हमने इस बुक में दिए हुए हैं यहाँ पे, और बाकी दोनों बुक्स को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ये इनमें हमने एग्ज़ाम से रिलेटेड थ्योरी और न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत अच्छे डिज़ाइन किए हैं, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं। तो आज का पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे इस वीडियो को देखिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पार्ट 2 में जो हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।